130 करोड़ भारतीयों के मन में प्रश्न है कि इन 75 सालों में कई देश हमसे आगे निकल गए, भारत पीछे क्यों रह गया? भारत आज दुनिया का नंबर 1 देश क्यों नहीं है? भारत अमीर देश क्यों नहीं है? भारत की बहुत बड़ी संख्या आज भी गरीब क्यों है? भारत के अंदर अभी भी हर बच्चे को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिलती है? हमारे में किस चीज की कमी है? भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। भगवान ने जब पृथ्वी की रचना की और इंसान बनाया, सबसे इंटेलिजेंट लोग भारत में भगवान ने पैदा किए। हमारे लोग जब दुनिया भर में जाते हैं, अमेरिका ले लो, लंदन ले लो, फ्रांस ले लो, दुनिया की कोई मल्टीनेशनल कंपनी उठा के देख लो, ऊपर आपको एक इंडियन बैठा मिलेगा नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पे। हमारे देश के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने हार्ड वर्किंग हैं, फिर हमारा देश पीछे क्यों रह गया? भगवान ने जब पृथ्वी बनाई, भारत को सब कुछ दिया। भगवान ने सबसे खूबसूरत जगह भगवान ने भारत को बनाया। भारत में नदियां हैं, पहाड़ हैं, मिनरल्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, सारी फसलें हैं, समुद्र है, कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने। फिर भारत पीछे क्यों रह गया? आज ये प्रश्न सब लोगों के मन में है कि भारत पीछे। जो देश हमारे बाद आजाद हुए, सिंगापुर हमारे 15 साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे आगे निकल गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ध्वस्त हो गया था, हमसे आगे निकल गया आज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के बाद जर्मनी ध्वस्त हो गया था, आज हमसे आगे निकल गया। हम पीछे क्यों रह गए? कुछ लोग पूछते हैं, कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड? व्हाई नॉट? हमारे पास दुनिया के बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट किसान हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट टैलेंट है दुनिया का, फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? हमारा सिस्टम खराब है। पिछले 75 साल के अंदर इन पार्टियों और इन नेताओं ने मिलके हमारे देश के अंदर केवल राजनीति की है, गंदी राजनीति की है। इनके भरोसे अगर छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश को ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगले 75 साल भी भारत पीछे रह जाएगा। अब उम्मीद केवल एक ही है, इस देश की जनता। अगर 130 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा देश इकट्ठा हुआ था 1947 में। जब सारा देश इकट्ठा हुआ 1947 में, हमने अंग्रेजों को उठा के बाहर फेंक दिया। आज अगर हम सारे जने इकट्ठे हो जाएं, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसी मिशन पे हम लोग निकले हैं। हम लोग देश के कोने कोने में जाएंगे, हर राज्य के अंदर जाएंगे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर 130 करोड़ लोगों को जोड़ने का हमारा मकसद है, इसीलिए मेरी सभी लोगों से अपील है, चाहे आप बीजेपी के हो, चाहे आप कांग्रेस के हो, चाहे आप आम आदमी पार्टी के हो, चाहे आप इस पार्टी के हो, चाहे उस पार्टी के हो, पार्टीबाजी नहीं कर रहे हम लोग। हमारा मकसद है जनता को जोड़ना। जो जो लोग इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहते हैं, आप सब लोग इस मुहिम से जुड़िए। इस मुहिम से जुड़ने के लिए इस नंबर पे मिस्ड कॉल करनी है, 95100100। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 95100100। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का क्या मतलब है? हमें इस देश के हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। हमें इस देश में हर भारतीय के लिए अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। हमें इस देश में हर व्यक्ति के लिए बिजली, पानी, रोजगार का, हर युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। भाषण देना बड़ा आसान है,
मैं भी भाषण दे सकता हूं, दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे, लेकिन काम करना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इन सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है शिक्षा। मुझे लगता है 1947 में हम लोगों से एक गलती हुई थी। जैसे ही देश आजाद हुआ, आजाद भारत को सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा पे देनी चाहिए थी। 1947 में ही हमें मिशन मोड में, वॉर मोड में, हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर अच्छे सरकारी स्कूल, फ्री शिक्षा, शानदार शिक्षा का इंतजाम करना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि आजादी के वक्त भी नहीं किया, और अब 75 साल के अंदर भी हमने शिक्षा के ऊपर उतनी तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकता भारत। अब हमें वॉर मोड में पूरे देश के अंदर अच्छी और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना है। मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने अभी 5 सितंबर को ऐलान किया कि 14,500 स्कूलों को केंद्र सरकार पूरे देश में अपग्रेड करेगी। बहुत अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं उनको। लेकिन देश में 10 लाख, 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं। अगर 14,500 स्कूलों को किया जाएगा तो 100 साल लग जाएंगे सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करने में। अब भारत इंतजार नहीं कर सकता। 130 करोड़ लोग बेचैन हो रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, कि सारी राज्य सरकारों को एक साथ लीजिए और वॉर मोड में, मिशन मोड में हम अपने 10 लाख सरकारी स्कूलों को 5 साल के अंदर ठीक करके दिखाएंगे। इसका प्लान बनाते हैं। सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे। दिल्ली में हमने सरकारी स्कूलों को ठीक किया, पूरे देश के अंदर भी ठीक कर सकते हैं। हम उसके लिए तैयार हैं। जो मदद हमसे चाहिए हम उसको करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में हमने कम पैसे में और बहुत शानदार स्कूल बना दिए। अब पंजाब के अंदर मान साहब सरकारी स्कूलों को ठीक करने में लगे हुए हैं, वहां भी ठीक करेंगे। पूरे देश के अंदर अपने को मिलकर करने हैं। देश में इस टाइम एक गलत ट्रेंड चल रहा है। जैसे हरियाणा के अंदर मौजूदा सरकार ने लगभग 190 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। उसके पहले की कांग्रेस सरकार ने 500 स्कूल, 700 स्कूल बंद कर दिए। इन दोनों सरकारों ने मिलकर पिछले कुछ सालों में। सरकारी स्कूल अगर हम बंद करते जाएंगे तो गरीबों के बच्चे कहां पढ़ेंगे? कहते हैं सरकारी स्कूल में बच्चे कम आते हैं, कम आने लग गए। आपने सरकारी स्कूलों का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया कि गरीब आदमी अब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजता। वो अपना पेट काट के 2 टाइम की रोटी कम खा लेगा, प्राइवेट स्कूल में भेजना चालू कर दिया। आप सरकारी स्कूलों को बंद करने की बजाय उनको शानदार बना दो। देखो बच्चे आने लग जाएंगे, अमीरों के बच्चे भी आएंगे। दिल्ली में अमीरों के बच्चे भी आ रहे हैं। तो ये सरकारी स्कूलों को बंद करने का जो सिस्टम पूरे देश के अंदर चल रहा है, ये बड़ा डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। देश में 27 करोड़ बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। इनमें से 18 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अगर हमने सरकारी स्कूल बंद करने चालू कर दिए, 18 करोड़ गरीब बच्चे कहां जाएंगे? क्या 18 करोड़ बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे? अगर 18 करोड़ बच्चे हमारे अनपढ़ रह गए तो देश कैसे तरक्की करेगा? इन 18 करोड़ बच्चे जो 10 लाख सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इनके लिए हमें शानदार शिक्षा का इंतजाम करना है। जब तक वो नहीं होगा तब तक बातें बड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। अगर आपके कुछ प्रश्न है तो आप बताइए। मैं जानता था जी आप SYL पे जरूर पूछोगे। मैं पहले 2 मिनट मान साहब को कहूंगा कि वो अपनी बातें रखें, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। देश के सबसे क्रांतिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो बातें की हैं, मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी पार्टी ने 70 साल के, 75 साल के आज़ादी के समय के दौरान ये बातें उठाई होंगी, क्योंकि उनके मुद्दे
धर्म से, नफरत से, इधर उधर की बातों से भरे होते हैं। शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, बिजली की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी करती है। जब छोटे होते थे तो अकेला दूरदर्शन चलता था, तो दूरदर्शन पे एक ऐड आती थी, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। और उसमें पूरे देश के सभी वेशभूषा वाले लोगों को सम्मिलित किया गया था। एक पंजाब से भी था जो ट्रैक्टर पे जाता था, कोई तमिलनाडु से भी था, कोई गुजरात से भी था, कोई बंगाल से भी था। तो पूरे देश का सुर मिलेगा तो एक सुर बनेगा। यही बात आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर 123 करोड़ लोगों का सुर मिल गया एक बार, तो वो सुर जो होगा वो देश को नंबर 1 बना देगा। सो मेक इंडिया नंबर 1। यूक्रेन 25-26 साल पहले आजाद हुआ। हमें तब पता चला जब हमें वहां से बच्चे निकालने पड़े, अपने मेडिकल के स्टूडेंट्स को उनकी जान बचाने के लिए उनको वहां से लाना पड़ा कि हमारे इतनी तादाद में बच्चे बाहर जा रहे हैं। वो कोई नालायक बच्चे नहीं थे, वो कोई ऐसे बच्चे नहीं थे जिनको यहां एडमिशन नहीं मिल सकती। वो 99.9, 99.8, 99.7 वाले बच्चे थे। क्यों जाना पड़ा? यहां कोटा सिस्टम है जी, ये चेयरमैन का कोटा है, ये फलां का कोटा है, यहां सिफारिश चलती है, यहां पैसे चलते हैं। तो पेरेंट्स सोचते हैं जो काम 30 लाख में यूक्रेन में होता है वो यहां 3 करोड़ में होता है। तो 25 साल पहले आजाद हुआ देश हमसे ज्यादा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमसे ऊपर चला गया। हम क्या करते रह गए? हम तो नारे लगाते रह गए, हम एक दूसरे को कोसते रह गए, एक दूसरे की निंदा करते रह गए। तो देश तभी बढ़ेगा जब सब ऊपर होंगे। देश तभी आगे बढ़ेगा जब सबका सुर मिलेगा। ये पोलराइजेशन, ये नफरत की राजनीति देश को आगे नहीं लेके जा सकती। पंजाब अनाज में देश को आत्मनिर्भर करने वाला स्टेट है। पंजाब के नौजवान आज भी चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पर सीना ताने खड़े हैं। पंजाब माना गया है न्यू आइडियाज के लिए, नए इनकलाब्स के लिए। दिल्ली में इन्होंने जो शिक्षा की क्रांति लाई अरविंद केजरीवाल जी ने, स्वास्थ्य में क्रांति लाई, मोहल्ला क्लिनिक, हमने 100 मोहल्ला क्लिनिक, अभी 6 महीने हुए नहीं है हमारी सरकार को बने हुए पंजाब में, 100 मोहल्ला क्लिनिक खुल गए। जून जुलाई से बिजली के बिल जो है 0 आने लगे। सेना में जो जवान फर्ज निभाते हुए अपनी जान कुर्बान करता है, 1 करोड़ रुपया उसको मिलता है। विधायकों को 1 बार की पेंशन ही मिलेगी। 1 बार विधायक बने तो बार 5 बार विधायक बने तो बार पेंशन नहीं मिलेगी, 1 बार मिलेगी। अभी हम आने वाले दिनों में ई गवर्नेंस ला रहे हैं। गिरदावरी रजिस्ट्री फर्द आपके लैपटॉप में, आरसी गाड़ियों की आपके लैपटॉप में, इंडस्ट्री के लिए सिंगल विंडो पहले भी सिंगल होती थी, इससे पहले वाली सरकारों में भी सिंगल विंडो होती थी, लेकिन हर अफसर की अपनी अपनी विंडो होती थी। इससे पहले जो भी इंडस्ट्री वाले आते थे वो पंजाब से एमओयू करने नहीं आते थे, वो एक परिवार से एमओयू करने आते थे। अब जब वो इंडस्ट्री वाले आते हैं तो पंजाब के साथ हस्ताक्षर करने आते हैं। पंजाब में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, नौजवान युवाओं को रोजगार मिलेगा। वही नौजवान जो आइलेट्स करके या कोई और तरीके से विदेश जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो देश में रहेंगे। आपको एक हैरानीजनक बात बता देता हूं जो मुझे पिछले दिनों इन्वेस्ट पंजाब के एक सम्मेलन के दौरान पता चली। जोमैटो, आजकल उसके बिना हम खाना नहीं खाते।
अगर वो देके जाएंगे तो ही खाएंगे। जोमैटो का जो चलाने वाला, जिसने जोमैटो शुरू किया, आइडिया किया, वो फरीदकोट से है। ओला का जो मालिक है वो सानेवाल से है। फ्लिपकार्ट पंजाबी का है। हमारे पास आइडियाज बहुत हैं, लेकिन उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो प्लेटफॉर्म आम आदमी पार्टी दे रही है। आम आदमी पार्टी ऐसे प्लेटफॉर्म भी दे रही है कि छोटे छोटे घरों के नौजवान लड़के लड़कियों को एमएलए की और एमपी की टिकटें भी मिल रही हैं। तो आम आदमी पार्टी आज देश को नंबर 1 बनाने के लिए जो भी बनता अफसर होगा, कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ेगी आम आदमी पार्टी कि देश को नंबर 1 बनाने में कोई दिक्कत रह जाए। क्योंकि जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब सब आगे बढ़ेंगे। ऐसे बातें करने से या कोई भाषण देने से या जुमले सुनाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश इसलिए आगे बढ़ेगा कि जब आप सब लोग साथ दोगे और भारत में कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसा कि अरविंद जी ने कहा, भगवान ने सब कुछ दिया है, बस सच्ची नीयत वाले लोग जो देश को चलाएं उनकी थोड़ी कमी है। अगर सच्ची नीयत वाली सरकार आ जाए तो सब कुछ हो सकता है। आम आदमी पार्टी के 6 महीने नहीं हुए पंजाब में बने हुए, अभी 6 महीने नहीं हुए। सच्ची नीयत है कि हमने 8736 अध्यापकों को पक्के कर दिया, जो पिछले कई सालों से अकाली दल और कांग्रेस की सरकारों से लाठियां खा रहे थे, पगड़ियां उतर रही थी, वाटर कैनन चल रहे थे। सच्ची नीयत है तो सब कुछ हो सकता है। तो मैं आप सबका इस बात के लिए आभारी हूं। आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमारे पास पहुंचे हैं और आपका कोई सवाल हो तो उसके जवाब देने के लिए हम लोग यहां पे उपस्थित हैं। अभी हमारे मीडिया के एक साथी ने एसवाईएल के बारे में पूछा कि एसवाईएल पे हमारा क्या स्टैंड है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एसवाईएल पे पंजाब कांग्रेस का क्या स्टैंड है और हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है। एसवाईएल पे पंजाब बीजेपी का क्या स्टैंड है और हरियाणा बीजेपी का क्या स्टैंड है। पंजाब में जाते हैं ये लोग तो कहते हैं एसवाईएल बनने नहीं देंगे, हरियाणा में आते हैं ये लोग तो कहते हैं एसवाईएल लेके रहेंगे। इसी गंदी राजनीति ने पिछले 70 साल में भारत को, इंडिया को नंबर 1 नहीं बनने दिया। केवल और केवल गंदी राजनीति करते हैं। एसवाईएल बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पानी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दोनों राज्यों में पानी की कमी है, हमें यह बात माननी पड़ेगी। पंजाब में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, पानी की कमी है, लोग प्यासे हैं। हरियाणा में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, हरियाणा के अंदर पानी की कमी है, हरियाणा में लोग प्यासे हैं। पंजाब को भी पानी चाहिए, हरियाणा को भी पानी चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंटरवीन करके हरियाणा के लिए भी पानी का इंतजाम करे और पंजाब के लिए भी पानी का इंतजाम करे। केंद्र सरकार का काम क्या है? केंद्र सरकार का काम ये नहीं है कि दोनों राज्यों को एक दूसरे से लड़ाए। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रह गए तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा? जैसा मैंने कहा कि हम मिशन पे निकले हैं, 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है, हमें आपस में लड़ना नहीं है और ये संभव है। हरियाणा को भी पानी मिल सकता है, पंजाब को भी पानी मिल सकता है। केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं